तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्यूरिफिकेशन मेथड्स। उस प्यूरिफिकेशन मेथड्स में आज हम देखेंगे क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस कि डिस्टिलेशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको क्या, सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। आज हम देखेंगे क्या, डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड या डिस्टिलेशन टेक्निक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इस डिस्टिलेशन की बात करोगे तो इस डिस्टिलेशन का यूज करते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन था सॉलिड के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिड में अगर इम्प्योरिटी है तो वहाँ पे सब्लिमेशन करते थे और क्रिस्टलाइजेशन करते थे। डिस्टिलेशन मेथड इज मेनली अप्लाई फॉर द ऑर्गेनिक लिक्विड, यानी लिक्विड कंपाउंड में यदि इम्प्योरिटी है तो वहाँ पे हम डिस्टिलेशन करते हैं। ये डिस्टिलेशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज हम चूज करते हैं कि कौन सा डिस्टिलेशन हम अप्लाई करेंगे। यानी सिंपल डिस्टिलेशन है, फिर क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फिर क्या है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, और स्टीम डिस्टिलेशन है। ये 4 जो डिस्टिलेशन मेथड है वो टोटली डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप का है, उसमें इम्प्योरिटी किस टाइप की है और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस का रेंज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इस अगर डिस्टिलेशन की बात करें तो 2 कॉमन प्रोसेस होते हैं, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से वेपर में जाना, और उस वेपर को अगर कंडेंस करोगे, कूल करोगे तो फिर से वो लिक्विड में आएगा। यानी पूरे डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करोगे तो 2 ही चीज होती है, फर्स्ट वेपोराइजेशन एंड सेकेंड कंडेंसेशन। यानी कि अगर तुमको दिमाग में कैसे बैठाना है तो सॉलिड सबस्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सब्लिमेशन डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विड है तो वहां पे डिस्टिलेशन करते हैं। अब इस डिस्टिलेशन में 4 है, यानी सिंपल, फ्रैक्शनल, फिर डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर, यानी इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, और स्टीम डिस्टिलेशन। ये डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस टाइप की इम्प्योरिटीज है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में 2 कॉमन फिनोमेना होती है, दिस इज द वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। 2 फिनोमेना होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। आपको यही वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन देखने को पूरे डिस्टिलेशन प्रोसेस में मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि वो डिस्टिलेशन से बना है, ठीक है, उसको डिस्टिलेशन से बनाते हैं, उसमें आयन नहीं होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है नहीं होती है, प्योर होते हैं, तो उसी को तो बोलते हैं डिस्टिलेशन। ओके बेटा, अब हम देखेंगे तो डिस्टिलेशन लिखोगे यहां पे तो क्या लिखोगे, डिस्टिलेशन इज द डिस्टिलेशन distillation is the most important method या टेक्निक, कुछ भी लिख सकते हो, मेथड फॉर प्यूरिफाइंग ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। सेवरल मेथड ऑफ, अब यहां पे लिखोगे सेवरल मेथड ऑफ या टेक्निक, सेवरल मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, सेवरल मेथड ऑफ डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन सच एज, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सिंपल डिस्टिलेशन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और इसी को बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। और क्या होता है बेटा, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन एसडी। तो सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन और ये स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि अगर बात करो तो सेवरल मेथड ऑफ डिस्टिलेशन सच एज आर यूज्ड, यहां पे लिखोगे आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द nature of impurities present in nature of impurity present in the organic liquid, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक लिक्विड में इंप्योरिटीज कौन सा है, हम उसके अकॉर्डिंग इस मेथड को चूज करते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इन डिस्टिलेशन प्रोसेस, in this process two step involves फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द वेपोराइजेशन, यानी क्या होता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, दैट इज द वेपोराइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो मेथड होता है इसमें वो होता है कंडेंसेशन, यानी क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ क्या, वेपर टू लिक्विड, वेपर से लिक्विड में आना, वेपर आर कंडेंस अगेन टू लिक्विड, तो कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, ठीक है। यही मेथड होता है इन सारे डिस्टिलेशन प्रोसेस में, सिंपल डिस्टिलेशन हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस या वैक्यूम डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन, ये सब में यही मेथड अप्लाई किया जाता है, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा। तो सिंपल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सेगमेंट है इसमें वो क्या है बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन, ओके, उसको देखते हैं। क्या होगा फर्स्ट, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करोगे
सिंपल डिस्टिलेशन उस ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए करते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। ध्यान से थोड़ा सुनो। सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाइड फॉर दोज ऑर्गेनिक लिक्विड विच आर नॉट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन आर अप्लाई फॉर दोज ऑर्गेनिक लिक्विड विच डज नॉट डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंपल डिस्टिलेशन वहां पे करते हैं जहां पे क्या हो, नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज हो। यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वोलाटाइल हो और इंप्योरिटीज क्या हो, नॉन वोलाटाइल हो। अब बात आती है कि वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो वोलाटाइल कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर रख दें या हीट कर दें तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, लिक्विड से वेपर में चले जाते हैं। दैट कंपाउंड इज टर्म एज वोलाटाइल। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट सिंपल डिस्टिलेशन का उस ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए करते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस टेक्निक इज यूटिलाइज फॉर रिमूवल ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। इस टेक्निक का यूज उस ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए करते हैं जो वोलाटाइल हो और उसकी इंप्योरिटी जो है वो नॉन वोलाटाइल हो। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो वेपर फेज में चला जाए और जो इंप्योरिटीज है वो वेपर फेज में ना जाए। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सिंपल डिस्टिलेशन उस ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए करते हैं जहां पे इम्प्योर और यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटी के बीच लार्ज डिफरेंस हो, क्या, बॉइलिंग पॉइंट का लार्ज डिफरेंस यानी कि ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा, वहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करोगे क्या, फर्स्ट पॉइंट उसके लिए उस ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज ना करे। सेकेंड पॉइंट, दिस मेथड इज यूटिलाइज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज। यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्योर है वो वोलाटाइल होना चाहिए और इंप्योरिटी होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इंप्योरिटीज। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटीज के बीच 40 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। दिस इज द थ्री कंडीशन where we apply this simple distillation for particular organic compound। यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा उस कंडीशन में हम इस सिंपल डिस्टिलेशन का यूटिलाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वन बाय वन इसको हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सिंपल डिस्टिलेशन इज used for those organic liquid, those organic liquid which does not decompose, which does not decompose at which does not decompose simple is used for those organic liquid which boil without decomposition, which boil without decomposition, which boil without decomposition, ठीक है, at atmospheric pressure,
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट volatile organic liquid from non-volatile impurities, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज ए sufficient difference between organic compound and impurities. There is a sufficient difference between organic compound and impurities. There is a sufficient difference in boiling point. There is a sufficient difference in boiling point of there is sufficient difference in boiling point of organic liquid and impurities. Third point, fourth point, the difference in boiling point वही चीज है, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द 4 कंडीशन, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज ना हो, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल कर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से इम्प्योर करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सफिशिएंट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज, और यही मैंने लिखा कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना डिफरेंस है तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन। अब एक टर्म है यहां पे वोलाटाइल, दिस इज द वोलाटाइल एंड दिस इज द नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अगर तुम बात करो वोलाटाइल की तो एक गिलास में, घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक गिलास में क्या करो, एक गिलास में वाटर ले लो और एक गिलास में अपने स्कूटी का पेट्रोल ले लो, दोनों को रख दो, ठीक है, दोनों को रख दो और हाफ आवर के बाद या 2 आवर के बाद जब तुम जाकर चेक करोगे तो देखो ये जो लिक्विड है, वाटर जो था वो एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल था वो स्केप कर गया है, वेपर में चला गया है। तो ये होता है वोलाटाइल, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या करे या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए तो तुरंत क्या करे, वेपोराइज हो जाए, दैट इज वोलाटाइल। ये इसको ओपन कर दो, यानी लेबोरेटरी में मैंने भी रिसर्च किया है तो मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर इथेनॉल की बोतल रख दो या डाईइथाइल ईथर की बोतल रख दो या एसीटोन की बोतल रख दो ओपन करके, तो डाईइथाइल ईथर का अगर बोतल रख देते हो, ठीक है, तो अगर तुम 500 ml का बोतल है
अप्रोक्सीमेट 10 डेज में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो 10 डेज या 10 डेज से कम में ही पूरा स्केप कर जाता है, बहुत ही फास्ट होता है। या डाइमेथाइल क्लोराइड का रख दो, क्लोरोफॉर्म का रख दो, ये सब वेपोराइज होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। क्यों होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट का रेंज जो होता है वो कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी 40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि 40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि यदि 40 डिग्री के पे जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा? उसके बॉइलिंग पॉइंट के यानी उसके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, स्केप कर जाएगा। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका क्या होता है? हाईली वोलाटाइल होते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 100 डिग्री करेंगे तब उसका जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा, तब वो इवेपोरेट होगा। यदि किसी लिक्विड का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री टेम्परेचर है, यानी ये 40 डिग्री पे ही बॉयल शुरू कर देगा, यानी कि 40 डिग्री पहुंचने पे उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो लिक्विड इवेपोरेट होने लगेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यानी ओवरऑल कॉन्सेप्ट के क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। हमको यहां पूरा का पूरा कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट पे है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस इंप्योरिटीज और प्योर लिक्विड का। तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को बोलेंगे कि उस टेम्परेचर पे क्या है? उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे इथेनॉल है 75 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, मेथेनॉल है 65 के अराउंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह क्लोरोफॉर्म है वो 40-45 के अराउंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो जितने कम बॉइलिंग पॉइंट उतने उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, उतने जल्दी वेपोराइज होगा। यानी अब देखो, अगर बात करोगे, थोड़ा कंसेप्ट बता दूं, अगर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इथेनॉल की बात करोगे तो 75 के अराउंड होता है, 75 डिग्री। उसी तरह ये क्या है? ETOH है, इथेनॉल है। उसी तरह क्या है? अगर मान लो मेथेनॉल है तो 65 के अराउंड होता है, MEOH, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह अगर बात करोगे यहां पे तो क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमेथेन DCM, ये भी सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक क्लोरोफॉर्म का भाई है, इसका भी 35-40 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 40 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड यदि वाटर लिए हो तो इसको हीट करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर होगा, इस लिक्विड का जो वेपर का जो प्रेशर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब ये बॉयल करेगा। इसका 75 पे ही बॉयल करने लगेगा, यानी कि इसका जो है 75 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा, तभी इसका वेपर प्रेशर किसके? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये बॉयल करने लगेगा। इसका और कम टेम्परेचर पे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा, यानी कम टेम्परेचर पे ये वोलाटाइल हो जाता है। दैट इज द रीजन दिस डाइक्लोरोमेथेन एट अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेपोराइज इनटू वेपर, यानी लिक्विड टोटल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वही हाल पेट्रोल का भी है, बॉइलिंग पॉइंट कम तुरंत उड़ जाएगा, यानी कम टेम्परेचर पे ही उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये होल मेथड जो है डिस्टिलेशन का, जितना भी कंसेप्ट है वो इसी बेस पे आधारित है। सब कुछ बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, इसी का खेला है। ये कभी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, 1 by 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन का
ये मेथड है। अब हम देखेंगे क्या इसका प्रोसीजर क्या है, करते कैसे हैं इसको। तो डिस्टिलेशन करने के लिए हमको डिस्टिलेशन यूनिट चाहिए, यानी हमको इक्विपमेंट चाहिए, यानी इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो यहां पे अगर हम थोड़ा ड्रॉ करना चाहें तो देखो क्या है, ठीक है, ये है। इसको रखते हैं किस पर बेटा, ये है। ठीक, ठीक है। ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, इस पर ये रखा हुआ है और उसके ऊपर ये आरवी फ्लास्क रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे बात करोगे ठीक है, ये बर्नर है, हीटिंग कर रहा है। ठीक, ये बर्नर है, हीट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे बेटा ये है, ये जो है यहां से ये है। ठीक, ये है। ठीक है बेटा, ये देखो यहां पे। अब
ये है ठीक। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा ये इस टाइप से है, ठीक। ओके, अब यहां से देखोगे ये क्लेम किया हुआ है। यहां पे देखोगे ये है बेटा, ठीक है। ये है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होगा, ये स्टैंड है जो कि इसको होल्ड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्लैंप किया हुआ है, ठीक है। ये है सेटअप। अब देखो यहां है क्या, तो इसमें देखोगे ठीक, और
ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इम्प्यूरिटीज, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक लिक्विड विथ इम्प्यूरिटीज। थोड़ा और भर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। इस टाइप से है। ये है। अब देखो इसको बोलेंगे क्या, ये स्टैंड है एज यूजुअल, दिस इज द हीटिंग एलिमेंट। ये क्या है बेटा, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं। ये बर्नर हो गया। ये क्या है, वायर गेज, ये जाली नुमा होता है, जो जाली नहीं होता है वायर का, ठीक है, जो खिड़कियों पे लगता है तो थोड़ा मोटा होता है, इसको बोलते हैं वायर गेज, वायर GAUZ, वायर गज, ठीक है बेटा। ये स्टैंड है, ये क्या है बेटा, RB है, राउंड बोटल फ्लास्क। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको हम बोलते हैं RB शॉर्ट फॉर्म में, राउंड बॉटल फ्लास्क है। ये क्या है बेटा, इम्प्यूरिटीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इम्प्यूरिटीज। रेड रेड वाला क्या है, इम्प्यूरिटीज है, और ब्लैक वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है बेटा, थर्मामीटर, दिस इज द थर्मामीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर है। ये देखोगे तो ये है कंडेंसर, 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 कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर है, ठीक। ये जो रहता है यहाँ पे, यहाँ से वाटर को हम पास कराते हैं, तो वाटर जब पास कराओगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर जो है इसमें पास करता है, दिस इज द वाटर। ये ऑर्गेनिक लिक्विड नहीं है, ये क्या है, वाटर है। तो वाटर इनलेट बोलोगे यहाँ पे, दिस इज द वाटर इनलेट, और यहां से वाटर बाहर निकलता है, दिस इज द वाटर आउटलेट। पाइप लगाते हैं, पाइप लगाते हैं तो वाटर यहां से इन करेगा, यहां जाएगा, फिर इधर से बाहर निकल, तो यहां हमेशा ठंडा पानी बना रहता है। ये कंडेंसर हो गया। दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। इस क्लोनिकल फ्लास्क की बात करोगे तो यहां पे ये आएगा, ठीक है। तो ये होल सेटअप है बेटा। अब देखो करते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो दिस इज द होल सेटअप अबाउट व्हाट, सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन की बात करोगे यहां पे, ठीक है, ये बर्नर है, हीटिंग एलिमेंट है। सपोज करो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, यहां पे देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ए और बी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पे
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अगर मान लो ए की जो बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारा प्योर कंपाउंड है 60 डिग्री और बी की बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री है, होता है बॉइलिंग पॉइंट। एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और दूसरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 110 डिग्री या 100 डिग्री, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बेटा, इस दोनों में हमारा जो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इंप्यूरिटीज है, ए और बी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ए और बी दो कंपोनेंट है जिसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री, बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, यानी अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। चीजों को आप समझिए, समझेंगे आप खुद लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा 40 डिग्री का डिफरेंस है। जब दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का 40 डिग्री का डिफरेंस है तो करते क्या हैं, दोनों को रख दिए राउंड बॉटल फ्लास्क में। दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटल फ्लास्क में लेकर इस सेटअप को लगा दिया, ठीक है। राउंड बॉटल फ्लास्क को लेकर इस सेटअप को हमने सेटअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीटिंग करना हमने स्टार्ट किया तो हमने ये पाया कि जैसे टेम्परेचर 60 डिग्री गया, जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री गया, उस थर्मामीटर में हम चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, हीट करते जा रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री गया, ये ए वाला जो लिक्विड था जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो बॉयल होने लगा, और जब बॉयल होने लगा तो बॉयल होके ऐसे ऐसे ऊपर जाने लगा कंडेंसर में, यानी कि इसके लॉन्ग ट्यूब में ऊपर जाने लगा आरबी के फ्लास्क में। अब इसका जो वेपर था वो ऊपर जाने लगा ऐसे वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था 60 डिग्री था, हमने यहां माना है कि 60 डिग्री है। इसको हीट किया, जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री आया इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, ये बॉयल शुरू हो गया, यानी कि जो ए कंपोनेंट था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो इसका वेपर बनने लगेगा, लेकिन जो दूसरा कंपाउंड है बी वाला उसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट 100 यानी टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री जाएगा तब तक पता चला ए वाला जो है वो यहां पहुंच चुका है। यहां क्या, जैसे ही यहां आएगा फिर से ये एंट्री मार देगा, इसमें गैस है इसको तो जगह चाहिए। जब ये एंट्री मारेगा तो वेपर फेज में आ रहा है, गर्म था, यहां पे हम वाटर पास करा रहे हैं, तो इस पाइप में वाटर पास करा रहे हैं और उससे जस्ट कनेक्टेड क्या है, ये कंडेंसर ऐसे बनाया जाता है। ये ऐसे कंडेंसर का मेडअप होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें बनाया जाता है ताकि बीच से लिक्विड पास करे वेपर, और उसके दोनों साइड में हम इनलेट और आउटलेट लगाते हैं। यहां पाइप लगा देंगे और नल में फिट कर देंगे, ये वाटर इसमें एंट्री करते रहेगा और ये एंट्री करके इधर से निकलते रहेगा। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये हमेशा इसमें ठंडा पानी बना रहे। अगर ये इनलेट आउटलेट नहीं लगाते, केवल वाटर को फिक्स कर देते, तो ये जो वेपर जा रहा है इस वाटर को क्या करता, वेपर क्या है, गर्म है, हॉट है, इसको भी गर्म कर देगा। जब गर्म कर देगा तो वेपर कूल नहीं होगा, और जब कूल नहीं होगा तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। अब ये वेपर उठा किसका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। अब ये वेपर जो है वो गया इस कंडेंसर से पास करने लगा, और यहां आने पे ये क्या हो गया बेटा, अब यहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा। तो दिस इज द वेपोराइजेशन। मैंने बोला क्या होता है डिस्टिलेशन में, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। अब 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा। तो वेपर पास किया, यानी जब ये इधर से पास करेगा तब ये धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट करेंगे। तब तक पता चला ये पूरा इधर आ गया, और जब इधर से पास करेगा तो यहाँ पे कूलिंग एलिमेंट है, कंडेंसेशन इज द
कूलिंग एलिमेंट। ये कूलिंग इफेक्ट काज करता है, जो हॉट वेपर था उसको कूल कर देगा, तो वेपर को कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करेगा, लिक्विड के फॉर्म में यहां पे चलाएगा। तो इससे सेपरेट हुआ कि नहीं, ए बी वाला इसी में रह जाएगा, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो इसी में रह जाएगा, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला है इसमें प्योर फॉर्म सेपरेट कर लेंगे। तो दिस मेथड इज वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा, उसको हम कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। राउंड बॉटल फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटल फ्लास्क में दोनों लिक्विड को रखेंगे, इसको हीट करेंगे, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो जल्दी वेपोराइज होगा, और जल्दी वेपोराइज होगा इस कंडेंसेशन से पास करेगा, और कंडेंसेशन से पास करेगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, और जब कूलिंग इफेक्ट होगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, इंप्योरिटी इसमें पड़ी रहेगी। तो दिस इज द मेथड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। क्या टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, बस डायग्रामेटिकली अगर समझते हो, आप चीजों को अगर डायग्राम से समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे दिक्कत आने वाली है। तो ये था बेटा क्या, सिंपल डिस्टिलेशन। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3, बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो 334 केल्विन एंड क्लोरोफॉर्म, यहां लिखते हैं, नीचे में थोड़ा जगह नहीं है यहां पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ये मिक्सचर किससे सेपरेट करोगे, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 334 केल्विन, एंड एनिलीन मिक्सचर, एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 457 केल्विन, 457 केल्विन इज क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन mixture is separated out by this method। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिक्सचर को हम इस मेथड से क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ये ध्यान देना बेटा, क्लोरोफॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन और इसका 457 केल्विन, लार्ज डिफरेंस है। क्लोरोफॉर्म की कम बॉइलिंग पॉइंट है, मोर वोलाटाइल होगा, और जब मोर वोलाटाइल होगा तो क्या होगा, जल्दी मूव करेगा। यानी 334 केल्विन कितना हो गया 273 में, यानी 337 से घटा दोगे उतना डिग्री टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस मेथड से हम इसको रिमूव करते हैं। उसी तरह नाइट्रोबेंजीन जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं उसको भी हम प्यूरिफाई करते हैं। तो इस कोनिकल फ्लास्क में क्या आ जाएगा, प्योर कंपाउंड, जो हमने प्योर, ये ब्लैक वाला क्या है प्योर है, रेड वाला इम्प्योर है जो मिक्सचर है। तो ब्लैक वाला जो इसकी इम्प्योरिटी यानी जिसका वोलेटाइल ज़्यादा था वो इसमें आ गया, और नॉन वोलेटाइल वाला इसमें एज इट इज बना हुआ है। राउंड बॉटम फ्लास्क, आरबी फ्लास्क बोलते हैं। दिस इज द वायर गॉज, दिस इज द हीटिंग एलिमेंट।
ठीक है, स्टैंड हो गया, यहाँ पर भी इसको स्टैंड से हमने क्लैंप किया है, यहाँ पर भी हमने स्टैंड लगाया है। तो ये है क्या, टेक्निक फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन का यूनिट है। अब हम देखेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे यहां पे। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पे करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री वहां पे, यानी कि 40 डिग्री से नीचे अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट में सॉर्ट आउट करना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां यूज करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, कम हो। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिसका वेपर प्रेशर प्योर और इम्प्योर का लगभग सेम टेम्परेचर पे बनता हो, लगभग यानी अप्रोक्सीमेट सेम टेम्परेचर पे बनता हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो उनका वेपर भी उसी रेंज में बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम, उनका वेपर प्रेशर सेम रेंज में बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस था तो ज़्यादा रेंज में बना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेकंड पॉइंट था। ठीक, क्या कह रहा है, इन दिस मेथड डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इसमें और सिंपल डिस्टिलेशन में, तो सब यूनिट सेम रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। यहाँ पे केवल ये चेंज होगा, ये राउंड बॉटल फ्लास्क के ऊपर हम फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, राउंड बॉटल फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्सिनेशन कॉलम का यूज करते हैं। यानी करते क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा 1 बाय 1 लिख लो इसको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, when difference between boiling point of two liquid is not much, ठीक है, not much, then this method is used, then this method is used दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, the vapor pressure of such liquid, ठीक है, the vapor of such liquid are formed within the same temperature range, and condense simultaneously, थर्ड पॉइंट क्या है, in this method vapor of liquid is passed through
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम fitted on mouth of round bottom flask। ये 3 पॉइंट है। अब देखो बेटा क्या होगा, ठीक, यानी कि मेन डिफरेंस कहाँ पे है बेटा, तो देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ पे है, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये डिस्टिलेशन यूनिट ये वाला सेम होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये है ये पूरा हूँ, यूनिट हटाना पड़ेगा बेटा, इसमें नहीं हो पाएगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये गया, ये बना, ये कुछ इस टाइप से होता है। ये है, ठीक है, और
ये बना, ये है। ठीक है बेटा, ये है। यहाँ पे देखोगे इस कंडीशन में ये थर्मामीटर है। अब देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये टाइट होता है, एयर टाइट होता है, इसमें कोई एयर नहीं आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा आउटलेट इनलेट सेम होगा। दिस इज द वाटर आउटलेट, ये क्या होगा बेटा, वाटर इनलेट। ठीक है, वाटर इनलेट। यहाँ पे बात करोगे तो ये स्टेन लगा है, जिसको कवर किया है, यानी स्टैंड पे इसको रखा है। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर भी वही स्टैंड वाला ये क्लिप पकड़ा हुआ है, इसको ये है। ये क्लैंप किया हुआ है। दिस इज द कंडेंसर। मेन यहाँ डिफरेंस क्या है बेटा, मेन डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है, ये कॉलम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बाकी सब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस हमको यहाँ मिलेगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यानी ये ग्लास के बीड्स होते हैं जो इसके अंदर हम फिट करते हैं। ये ऑलरेडी बना बनाया रहता है, हम फिट नहीं करते हैं, ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, ये अवेलेबल है मार्केट में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं, कोई जरूर नहीं कि इसी तरह के बीट्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये है ग्लास के बीट्स होते हैं, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, फिटेड होते हैं। अब देखो ये क्या है बेटा, कंडेंसर है, ये ऑलरेडी हम बताए हैं कंडेंसर है। कंडेंसर है, यहाँ पे ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये आरबी है, दिस इज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक, बाकी सब अरेंजमेंट वही है। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर जा रहा है, यहाँ पे वाटर यहाँ पे एंट्री कर रहा है और उधर से वाटर आउटलेट में जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में अगर बात करोगे तो ये अरेंजमेंट जो है वो जैसे फोल्ड कर दो किसी बुक को, यदि इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस फॉर्म में, तो देखो यहाँ से ये कंडेंसर है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये आउटलेट वाला ये ग्लास का है निकला हुआ इसके बीच से, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, चारों तरफ से वाटर है और बीच में एक पाइप टाइप का है, ये ग्लास का ही पूरा होता है और इसमें से वेपर पास करेगा। तो देखो इसमें होता क्या है बेटा, ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ इम्प्यूरिटीज है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं उसका बेनिफिट क्या है कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, दूसरा चीज अगर बात करोगे तो यहां पे हम डायरेक्ट हीटिंग ना करके क्या करेंगे, डायरेक्ट हीटिंग ना करके हम वायर गाज के ऊपर सबसे पहले एक बाउल रख देते हैं। बाउल का मतलब घर में जो बोलते हैं कटोरा, कटोरी, तो बाउल रख देंगे, यानी कि सबसे पहले हम इस पर एक बाउल रखेंगे, ठीक है। दिस इज द बाउल। बाउल में क्या भरेंगे, लिक्विड भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं, ऑयल बात कर देते हैं, या वाटर ही भर देंगे। इस बाउल में वाटर भर देंगे। अब इस बाउल को किस पर रखेंगे बेटा, ये वायर गाज पे। अब इस वायर गाज पे हीट करेंगे। तो सबसे पहले ये बाउल जो होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बाथ ऑयल। क्या बोलते हैं इसको, बाथ ऑयल। इसमें ऑयल रख देते हैं, ठीक है। ये बाउल लेते हैं, ये कटोरी टाइप का है, ठीक है, जो चाइना डिश के बने होते हैं या ऐसे भी स्टील के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऑयल बाथ रख देंगे, यानी कि ऑयल रख देंगे। ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, ज़्यादा होता है। अब क्या होगा, ऑयल गर्म होना शुरू करेगा। तो देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से क्या हमको फायदा मिलता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, सपोज करो दो लिक्विड है, ठीक है, दो लिक्विड है हमारे पास, दो लिक्विड है ए और बी, समझना है हमको, ए और बी। उसमें ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हमको क्या है, 20 डिग्री और 25 डिग्री। समझो इसको, चीजों को समझाओगे तुम खुद क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या होगा, इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही डिफरेंस कम है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है। अब हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, हीट करेंगे। ऑयल बात है, इसका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग 200-300 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब ये हीट होना शुरू, वाटर नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लो किसी कंपाउंड का 100 ट्रेन है तो वाटर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बॉयल होगा, बंप करने लगेगा। इसलिए हम ऑयल बाथ या बाथ ऑयल को लेते हैं, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 200-300 होता है, तो ये जल्दी बॉयल नहीं होगा, ओके। इसमें इम्प्यूरिटीज भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट, ए और बी, अगर हम मान लो इस ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री टेम्परेचर है और इस बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज 80 डिग्री। तुम समझोगे, लिखने से बेस्ट होगा, तुम इसको समझ लो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। हमने बोला कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। ये दोनों इस आरबी में फिक्स्ड हैं। इस आरबी के माउथ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और ये पूरा कंडेंसर का यूनिट है। क्लियर है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ए का 60 डिग्री है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। तो होगा क्या,
कि जैसे टेम्परेचर 60 डिग्री जाएगा इस ऑयल बाथ का, तो इस आरबी का भी टेम्परेचर 60 डिग्री होगा। जैसे 60 डिग्री जाएगा ये ए वाला क्या होगा, वेपर फॉर्म में बनने लगेगा, वेपोराइज होने लगेगा और वेपोराइज होकर इधर जाने लगेगा। कहां पे, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ। अब जब यहां पे वेपर फॉर्म में आएगा ये, तो यहां पे क्या है, इसके लिए बीड्स लगे हुए हैं और उस बीड्स से रास्ता है, तो ये चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो चढ़ना स्टार्ट करेगा तो देखो वहां पे क्या था, सिंपल डिस्टिलेशन में कुछ भी नहीं था, सिंपल था, सीधे गया निकल गया। यहां पे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, यानी अब इसको कॉलम से टकरा के जाना पड़ेगा। तो जब वो टकराएगा तो जो गर्म था वेपर, वो क्या है बेटा, जो हॉट वेपर था, गर्म ही हवा उड़ रहा है, वो हॉट वेपर टकराएगा, वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो कुछ कूल हो जाएगा, कूल होगा तो फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर भी इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वो ऑयल बाथ का, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा। यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जब तक यहां पहुंचेगा तब ये स्टार्ट होना शुरू करेगा बॉयल, बी वाला। यानी कि 80 डिग्री 20 डिग्री का डिफरेंस उसके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे इसके ए के वेपर बन चुके होंगे। जब ए के वेपर बन चुके होंगे तो जब ए वाला तुम्हारा इसको क्रॉस करते हुए, इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए, इससे टकराते हुए कहां पहुंचेगा, इससे टकराते हुए यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तब ये बी वाला बॉयल करना स्टार्ट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जब इस पॉइंट से, इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इसका हम बीड्स का यूज करते हैं, यानी कि सरफेस एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये जो वेपर फेज में जा रहा था, ये जो वेपर फेज में जा रहा था, क्या करेगा, इस वेपर फेज में जो जा रहा था उसको टकराएगा उस बीड्स से, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। जब टकराएगा तो क्या होगा, हीटिंग जो है वेपर वो कंडेंस होगा, बट फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर भी ये ज्यादा से ज्यादा वेपर बन रहा है। तो जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा तो क्या होगा बेटा, जब ये यहां तक पहुंचेगा तब ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहां तक पहुंचेगा ये क्या करेगा, इसमें एंट्री मार देगा, और जैसे एंट्री मारेगा ये यहां पे वेपर क्या होगा, कूलिंग स्टार्ट करेगा, और जब कूलिंग स्टार्ट होगा तो ये यहां पे आएगा और यहां पे लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। तो दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेयर, हम कहां इसका यूज करते हैं, इस टेक्निक का यूटिलाइजेशन हम करते हैं रिफाइनरी इंडस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन में, पेट्रोलियम में हम बताया था फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो दिस कॉलम इज यूज्ड इन रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, मींस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टू सेपरेट आउट different boiling range of liquid such as kerosene oil, diesel oil, petrol oil। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर क्या करना है, सिंपल है। वहां क्या था, दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा था, एक तुरंत उड़ा, एक बैठ रह गया, सेपरेट आउट हो गया। यहां पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, 60 और 80 डिग्री है, तो दोनों को हीट किए, ऑयल बाथ लेकर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराए, जब तक इसका वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है यहां तक रीच कर रहा है, पहुंच रहा है, तब ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहां जाएगा ये पास होकर कंडेंसर के थ्रू पास होगा, ये वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड में तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। मान लो कुछ बच गया है, इसको हटाएंगे, बाहर कर लेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, फिर इसको हटाएंगे, बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इंप्यूरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, प्योर फॉर्म में बच जाएंगे। मान लो सपोज करो दोनों का डिफरेंस है, यदि हमारा इंप्यूरिटी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, और उसका ज्यादा है, तो भी सेपरेट कर लोगे, यानी एक हमको इसमें बचेगा, एक इसमें बचेगा। तो दिस इज द मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी व्हेन डिफरेंस इन
between boiling point of two liquid is not much, then this method is used. First point, the vapor of such liquid are formed within the same temperature range and condense simultaneously. एक के बाद एक कंडेंसेशन होगा, ठीक है, एक ही साथ दोनों नहीं होगा. दूसरा, in this method vapor of liquid is passed through fractionating column fitted on mouth of RB. इस RB के माउथ पे क्या है, फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है, और उससे हम इसका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. तो यहां पे लिखोगे फोर्थ पॉइंट, वो तो था किसके लिए यूज करते हैं. अब प्रोसीजर पॉइंट डाल के लिखोगे, प्रोसीजर में यानी कि कैसे हम करते हैं, तो लिखोगे द वेपर राइजिंग ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वेपर राइजिंग इन फ्रैक्शनेटिंग column become richer in less volatile, more volatile, sorry, less नहीं, more volatile component second point, more volatile component of liquid, more volatile component of liquid, more volatile component of liquid और इसी को क्या बोलते हैं, और वेपर ऑफ लो बॉइलिंग लिक्विड, वेपर ऑफ लो बॉइलिंग लिक्विड ascend to the column column and pass through the condenser ascend to the column and pass through the condenser, and the pure liquid is collected through, and the pure liquid is collected in the receiver. The remaining liquid in distillation flask get rich in more volatile high boiling component.
तो 1 by 1 इसको देखते हैं, ठीक है। 1 by 1 इसको अगर देखोगे तो कह रहा है कि वेपर राइजिंग इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। और मोर वोलाटाइल कौन है बेटा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कह रहा है कि वेपर राइजिंग इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मोर बिकम रिचर इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। इस जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसमें मोर वोलाटाइल वाला क्या होगा? एक्सेस होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी वेपर में जाएगा और जल्दी जाएगा तो जल्दी पास करेगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड और वेपर ऑफ लो बॉइलिंग लिक्विड ascend to the column and pass through the condenser and the pure liquid is collected in the receiver. This is the conical flask. इसको रिसीवर बोल रहा है, यानी कि ये रिसीवर में क्या हो रहा है कि जो मोर वोलाटाइल होगा वो कंडेंसर से पास करेगा और उस रिसीवर में क्या हो जाएगा? कंडेंस यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। The remaining liquid distillation, the remaining liquid left in the remaining liquid in the distillation flask, the remaining liquid in distillation flask get rich in high boiling component. The remaining liquid in distillation flask get rich in high boiling component, यानी हाई बॉइलिंग कंपोनेंट वाला जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? रिमेनिंग लिक्विड होगा। फिर कहता है क्या नेक्स्ट पॉइंट, each successive condensation and vaporization unit in the fractionating column is called theoretical plate। तो theoretical plate क्या बोलता है? यानी कि each successive vaporization and condensation and vaporization unit in fractionating column, इसको कहाँ लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट यहां लिख सकते हो, या इसको हम हटाते हैं, यहां तुम डालोगे फोर्थ पॉइंट। each successive condensation and vaporization in fractionating column is called theoretical plate। theoretical plate एग्जाम्पल क्या है? दिस टेक्निक fractional distillation method, fractional distillation method is used in refinery, fractional distillation method is used to separate different fraction of, fractional distillation is used to separate different fraction of, crude oil
crude oil in the petroleum refinery industries. ठीक है, तो ये है बेटा क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे यूज कहाँ किया जाता है, तो उस केस में देखें एनिलीन और क्लोरोफॉर्म के लिए, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल होता है उससे सेपरेट करने के लिए डिफरेंस फ्रैक्शन, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उस केस में हम इस मेथड का यूटिलाइज करते हैं, इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, अगर डायग्राम से चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्या है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का अलग वेराइटीज होता है। तो कह रहा है कि each successive condensation and vaporization in fractionating column is called theoretical plate। इसको बोलते हैं theoretical plate। समझो ये क्या टर्म बोल रहा है, fractionating column is called theoretical plate। successive vaporization, condensation, vaporization, यहां से देखो this is the fractionating column। थ्योरेटिकल प्लेट का डिफिनीशन क्या बोल रहा है, किसको बोलते हैं। अब देखो बेटा, अगर ये कॉलम में बीड्स नहीं होते तो इजी वे में वेपर जाता। अब देखो ये बीड्स से होने के कारण ये जो गर्म वेपर, जो लो बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड था उसका वेपर बना, ये वेपर जाने गया तो इस प्लेट से टकराएगा, तो वेपर जो गर्म था टकराने के बाद क्या होगा, कुछ डिस्टेंस चढ़ेगा इस पर, तो टकराए जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज किया हुआ है तो जैसे जैसे जाएगा ये कूलिंग होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा, होने लगेगा तो यहाँ कूल करने लगेगा, जब कूल होगा तो वेपर लिक्विड में आने लगेगा, फिर से इधर आने लगेगा, फिर से इधर से गर्म हवा जा रही है यानी वेपर जा रहा है, फिर से वो गर्म करेगा, यानी कि कंडेंसेशन भी हो रहा है और वेपोराइजेशन भी हो रहा है, किसमें, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। तो उसी को बोलता है इच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्लेट। ये कोई प्लेट नहीं है, ये थियोरेटिकल प्लेट का कंसेप्ट क्या है कि सरफेस से, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है उस थियोरेटिकल प्लेट में, यानी कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सरफेस एरिया इंक्रीज किया हुआ है। अब ये वेपर इससे टकराते हुए जा रहा है, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये वेपर कूल हो जाएगा, लिक्विड में कन्फॉर्म हो जाएगा, बट इधर से वेपर चढ़ रहा है तो कंडेंसेशन भी हो रहा है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, तो इसके सक्सेसिव यूनिट को बोलते हैं theoretical plate। that is the whole about what this। अब देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की बात करोगे तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक ये हो गया, ठीक है, ये ग्लास के बीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, यहां पे ये ग्लास बीड्स होते हैं, ग्लास बीड्स होते हैं, इसमें फिटेड रहते हैं, ये हम बाहर से नहीं डालते हैं, ये एज इट इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड रहता है, केवल इसको हम इसमें फिट कर देते हैं, आरबी में केवल फिट कर देते हैं। ये वैक्यूम यानी एयर टाइट होता है, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस थर्मामीटर है, थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये ग्लास बीड्स है, सरफेस एरिया इंक्रीज करा। अब देखो ये सिंपल पैक्ड कॉलम बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिंपल पैक्ड कॉलम। क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल पैक्ड कॉलम। ये जो कॉलम होगा उसको बोलेंगे सिंपल पैक्ड कॉलम। और एक होता है बबल प्लेट कॉलम, जैसे कि जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करोगे, इसको हटा दें, तो यहां पे टाइप्स ऑफ कॉलम लिख सकते हो। यहां पे
यहाँ पे इसको लिखो कोनिकल फ्लास्क। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बात करोगे तो ये दिख ही रहा है तुमको, बहुत तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है क्या कि तुम कौन सा यूज कर रहे हो, किस तरह का कंपाउंड है। अगर इस टाइप से है अगर इस टाइप से है ये पूरा यूनिट लगा रहेगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ग्लास वाला है, ठीक है, ग्लास बीड्स कॉलम है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये ग्लास बीड्स कॉलम है। यानी अगर बात करोगे यहाँ पे क्या है, ग्लास बीड्स है, तो दिस इज द ग्लास बीड्स जो ये यूज किया गया है। ठीक है, ये यूज किया गया है वो ग्लास बीड्स कॉलम है। ठीक, इस पर यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट फिट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये ग्लास बीड्स कॉलम है। दूसरा अगर कॉलम की बात करोगे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट हम वहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज द सिंपल पैक्ड कॉलम। ये क्या है बेटा? सिंपल पैक्ड कॉलम, सिंपल पैक्ड कॉलम है। और दूसरा अगर कॉलम की बात करोगे
ठीक है, ये जो है वो क्या है, ये है यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट लगा होगा, ये थर्मामीटर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये अगर बात करोगे तो बबल प्लेट कॉलम है। दिस इज द बबल प्लेट कॉलम, बबल प्लेट कॉलम है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, बस डिजाइन में डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये देखो, यहाँ पे यूज किया है ग्लास बिट्स वाला और यहाँ पे बबल प्लेट कॉलम है, यानी कि यहाँ पे देखोगे कि ये वेपर जाएगा, इससे पास करेगा, यहाँ टकराएगा, फिर इससे पास करेगा, इधर टकराएगा। यानी क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दे रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज यानी जो पासिंग पीरियड है इनका, वेपर का जो जाने का पीरियड है वो हम बढ़ा दे रहे हैं। तो ये था क्या बेटा, होल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, आपको एक बार पढ़ोगे पूरा क्लियर आ जाएगा वो पिक्चर। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो देख कर पढ़ोगे, याद होएगा, नहीं देखोगे वीडियो लेक्चर, पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, यही होगा। तो मेन जो पॉइंट था हमने आपके सामने रख दिया है, और आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो। तो मेन सेटअप अगर आपको दिमाग में घूम रहा है तो इजी है, नहीं तो प्रॉब्लम है। इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि कौन किससे सेपरेट आउट करते हैं, जो कि नेक्स्ट अभी 4 सितंबर का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कौन सा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जो कि पूछा गया था, और फिर क्या, कौन सा, स्टीम डिस्टिलेशन। फिर हम देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपका जो प्रॉब्लम होगा, आप पढ़े होगे 1-2 बार, समझ में नहीं आया होगा, बट इस पे आने के बाद आपको समझ में 100% आना है, ये मेरी गारंटी है। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।